एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग का। ठीक है, आज से हम फूड प्रोसेसिंग के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे वीडियोस हमारे आते रहेंगे फूड प्रोसेसिंग के, तो आप लगा लो 3-4 वीडियोस में पूरा फूड प्रोसेसिंग है हमारा चलेगा। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग में है क्या? फूड प्रोसेसिंग में है कि क्या क्या हमारी प्रोसेसेस होती हैं फूड के अंदर, जो खुद से होती हैं या फिर हम करवाते हैं। ठीक है, तो या तो उनके खुद के रिएक्शन के थ्रू हो रही हैं, उनमें वो प्रोसेसेस, उनके वो चेंजेस आ रहे हैं रिएक्शन के थ्रू, या फिर हम किसी मेथड के थ्रू वो प्रोसेसिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो आपका है फूड प्रोसेसिंग है क्या? डिक्रीज एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर फूड प्रोसेसिंग में हमें क्या करना होता है, मेन जो फूड प्रोसेसिंग का काम है कि हम फूड को इस तरीके से प्रोसेस कर दें कि जो उसके अंदर माइक्रोब्स हो रहे थे या खुद से वो ख़राब हो रहा था वो उस पर कंट्रोल कर सकें हम। ठीक है, तो डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी जो फूड आइटम है वो दो चीज़ों से ख़राब होता है। ठीक है, एक तो उसमें एंजाइम्स की रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, और दूसरा उसमें माइक्रोब्स आ गए हों। ठीक है, तो दो ही मेथड हैं। तो अगर हम माइक्रोब्स को रोक सकें, ठीक है, और एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को रोक सकें, तो हम उस जो भी फूड आइटम है उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें क्या करना है, एंजाइम की एक्टिविटी को हम डिक्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो भी क्या हो जाएगा, स्पॉइलिश, जो ख़राब होता है फूड वो ख़राब नहीं होगा। तो हम फ्रिज में यही करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में हम फूड रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन और माइक्रोब्स की रिएक्शन डिले हो जाती है, धीरे धीरे होती है, क्योंकि माइक्रोब्स और एंजाइम क्या है, वो एक टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे अपना एक्शन नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीज स्पॉइलेज। इससे क्या होगा, आपका स्पॉइलेज जो है वो भी घटेगा। डिक्रीज माइक्रोबियल पैथोजन। ठीक है, पैथोजन है आपका जो माइक्रोब्स के जो नुकसान, उसके अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रोब्स जो ग्रो हो रहे हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा फूड प्रोसेसिंग के अंदर होता है। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, हम इसमें ना जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एप्पल अपने घर में रखेंगे तो एप्पल हमारे 1-2 हफ्ते में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर एप्पल को हम जैम की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने घर में रखें तो वो हमारे घर में ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फूड प्रोसेसिंग के थ्रू कन्वर्ट करके भी फूड आइटम को रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका कुकिंग, हमारा फूड प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल है कुकिंग। ठीक है, कन्वीनियंस हो गया हमारा, रेडी टू, कन्वीनियंस का मतलब क्या है, रेडी टू फूड बनाने के लिए, रेडी टू सर्व फूड बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, कन्वीनियंस फूड क्या होते हैं, जो रेडी टू सर्व होते हैं, जैसे जैम है एक तरीके से रेडी टू सर्व हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे कन्वीनियंस फूड बनाने के लिए भी हम फूड प्रोसेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड बने बनाए पराठे आ रहे हैं, फ्रिज में रखो, फ्रिज से निकालो, बस उसको गर्म करो, थोड़ा बहुत ऑयल लगाओ और वो आपका पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको कन्वीनियंस फूड बोलते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, आपका एंड रिजल्ट ऑफ फूड है। ये क्या है, आपका एंड रिजल्ट ऑफ फूड। ठीक है, मतलब लास्ट का जो रिजल्ट, आपने जो भी प्रोसेसिंग लगाई है अपने फूड पे, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसका लास्ट रिजल्ट हमारा क्या है, फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल फूड। हमें क्या मिलेगा इससे, पेरिशेबल फूड, जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं बार बार, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पेरिशेबल फूड मतलब जो फूड आइटम जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन फूड आइटम को ट्रांसपोर्ट करने में भी इससे हेल्प मिलती है। जैसे कि मान लो आप कोई ऐसा फ्रूट है जो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेट करके उसे पूरा उसका वाटर उड़ा दें, जैसे मुनक्का है उसका पूरा वाटर उड़ा के तब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, सीजनल फूड को साल भर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग से हम क्या कर सकते हैं कि जो जैसे अचार, मम्मियाँ क्या करती हैं, आम एक सीज़न में आता है, उस आम को अचार में कन्वर्ट करके फिर वो पूरे साल आपका चल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सीजनल फूड को साल भर इस्तेमाल कर सकते हो आप। डीएक्टिवेट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ठीक है, जो आपके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, हर क्या ज़्यादातर फूड आइटम्स में क्या होता है, कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में बॉडी में रोकते हैं, तो हमें इन्हें भी क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। ये भी हमारा फूड प्रोसेसिंग का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग का मेन क्या है, फूड को इस तरीके से प्रोसेस कर दो कि एक तो वो लंबे समय तक चले, उसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन कम हो जाए, उसमें माइक्रोब्स की रिएक्शन कम हो जाए, लंबे समय तक हम उसे स्टोर कर सकें, पूरे साल भर हम उसे यूज़ कर सकें। इस तरीके से आपको फूड को यूज़ करना है, इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। ठीक है,
अब कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे ये है आपका कुछ रिएक्शन जो हमारे फूड में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, तो अभी हम फिलहाल उनको पढ़ेंगे। जैसे ऑल्टरनेशन अकरिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो एक जनरली फ्रूट्स, इसको फ्रूट्स कर लेना, यहाँ फ्रूट्स होगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारे क्या कुछ रिएक्शंस अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने एप्पल को काट के रख दिया, तो एप्पल के ऊपर क्या होता है, एक रेड कलर की लेयर जम जाती है जहाँ से वो कटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये एप्पल है, आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जहाँ पे स्किन नहीं है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ से आपने कट किया, वहाँ पे क्या होगा, एक रेड कलर की लेयर जो है वो बन जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना आप हो जाता है, हम इसमें कुछ नहीं करते, हमने तो बस कट करके, हमने सोचा थोड़ी देर में खा लेंगे उसे, कट करके हमने आधा पार्ट खा लिया, आधा रख दिया, तो उसमें क्या होगा, ऊपर से एक लेयर जम जाएगी। पोटैटो में भी ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। जो पील्ड या कटे हुए एप्पल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। छिले हुए एप्पल में जब स्किन जहाँ पे नहीं है वहाँ आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एप्पल में क्या होते हैं, एक फिनोल्स कंपाउंड्स होते हैं और फिनोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। एप्पल में क्या पाए जाते हैं, फिनोल्स कंपाउंड और फिनोलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये कंपाउंड्स क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कर देता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो एंजाइम्स के कारण, क्यों, क्योंकि हमारा एंजाइम्स रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसके कारण हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने वहाँ भी कुछ ब्राउनिंग पढ़ी थी, वो कौन सी थी, वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग थी। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं से भी एंजाइम जो है कोई भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये वाली कौन सी है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में, कैरामलाइजेशन पढ़ा था हमने, उसमें मिलावट रिएक्शन पढ़ा था, तो वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग थी। लेकिन ये कौन सी है, ये हमारी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एंजाइम्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है ये, ऑक्सीजन एक तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारा ये फिनोलेज कंपाउंड एंजाइम। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ट्रायोसिन क्या है, एक फिनोलिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ट्रायोसिन क्या है, एक फिनोलिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो फिनोलेज है, यानी कि ट्रायोसिन जो है, फिनोलेज और जो ये हमारा ट्रायोसिन है, ये किस में कन्वर्ट होता है, डोपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डोपा किस में कन्वर्ट होगा, डोपा होगा डोपा क्वानीन में कन्वर्ट। और ये क्या है, ये फिर क्या लास्ट में क्या बनेगा, मिलानिन हमारा बन जाता है, मेलानिन हमारा बन जाता है, ठीक है। यही मेलानिन जो होता है ये आपका क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो जो हमने एप्पल काटा, ठीक है, तो एप्पल काटा हमने, ये था हमारा एप्पल, कट गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इधर तो स्किन है तो यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरफ स्किन नहीं है, छिलका नहीं है, उनका पील नहीं है, उस तरफ क्या आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे फिनोलेज जो है, ट्रायोसिन जो है आपका किस में कन्वर्ट होगा, डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपा फिर कन्वर्ट होगा डोपा क्वानिन में, यहाँ और ये रिएक्शन, ठीक है। और फिर डोपा क्वानिन लास्ट में हो जाएगा मिलानिन में कन्वर्ट, और इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ब्राउनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका वो है, ये आता भी है लगाने के लिए, ठीक है। ये आता है फिनोलेज, डोपा क्वानिन और आपका मेलानिन, ठीक है। ये आपका एग्जाम में लगाने के लिए आते हैं कि किसके बाद क्या कन्वर्ट होता है। अब इसमें देखो, डोपा क्या है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलेनिन है हमारा। डोपा की फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलेनिन, ठीक है। ये डोपा की फुल फॉर्म है, तो ये डोपा बनेगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलेनिन, और फिर डोपा क्वानिन बनेगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलेनिन क्वानिन, ठीक है। जैसे कि एप्पल में क्या होता है, एप्पल ऑफ पील्ड पोटैटो, जो आपके छिले हुए पोटैटो हो गए और एप्पल हो गया, तो ये क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा हाई फिनोलिक कंपाउंड्स होता है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए अगर आपका एप्पल है, ठीक है, जब आप उसे छीलोगे नहीं, बिल्कुल वो उसमें कोई ब्राउनिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसे छील के रख दिया, क्यों, क्योंकि जो उसका ऊपर का जो छिलका होता है, जो उसका पील होता है, वो एप्पल को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से, ठीक है। जब हम वो उसकी प्रोटेक्शन हटा देंगे, ठीक है, मान लो हमने यहाँ से प्रोटेक्शन हटा दी उसकी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधे किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर एप्पल का अंदर का हिस्सा आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इतना हिस्सा जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पे फिनोलेज किस में हो जाएगा, डोपा में हो जाएगा, डोपा क्वानिन में होगा, फिर मिलानिन होगा, और ब्राउनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इतना एरिया आपका क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है।
अब है ऑक्सीडेटिव कंट्रोल, हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो अगर आप ऑक्सीजन को कट डाउन कर दोगे, ठीक है, एंजाइम हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कट डाउन कर दे, ऑक्सीजन को पहुंचने न दे एंजाइम तक, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, आपको ब्राउनिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीडेटिव कंट्रोल को हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला है इसका पीएच कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। पीएच को आप कंट्रोल कर सकते हो और एसिड के एप्लीकेशन को आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गुड इनफ 5 to 7 pH, ठीक है, 5 से 7 pH में आपका जो होगा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपका नहीं, सॉरी, 5 to 7 pH में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अच्छी देखने को मिलती है, गुड इन, ठीक है, मतलब आपको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपका पीएच हमें करना है, ठीक है, जैसे मान लो आपका पीएच, मैंने आपको बताया था क्या होता है, हर फूड का कुछ ना कुछ पीएच होता है। तो अगर आपका वो उस फूड का जो पीएच है वो 5 to 7 में है तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन उसमें देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ पीएच ही नहीं, ये भी होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके उसमें एंजाइम भी है तो, ठीक है, और वो फिनोलेज कंपाउंड्स भी अगर आपके उसमें पाए जा रहे हैं, तो जो पोटैटो में और आपके एप्पल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर पीएच आपका 3 से नीचे आप लेके जाओ तो एंजाइम जो होगा ना, वो एंजाइम जो है इरिवर्सिबली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा अपना, ठीक है, अगर हमने पीएच उसका 3 से नीचे कर दिया, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप, लेमन जूस को ऐड कर सकते हो एप्पल स्लाइड के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने एप्पल काटा, ठीक है, एप्पल काटने के बाद आप ऊपर से क्या छिड़क दो, उसमें नींबू छिड़क दो, ठीक है। अगर आपने उसमें नींबू को स्प्रे कर दिया है तो उससे क्या होगा, वो नींबू क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, नींबू हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट जो है उसको हटा देगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो भी कांटेक्ट था आपके फूड का, जिसके चलते फिनोलेज जो है वो एक्टिवेट हो रहा था, तो वो होना बंद हो जाएगा। यानी कि आप अगर पीएच उसका 3 से नीचे ले जाओ तो कैसे लेके जाओगे, आप लेमन जूस कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वो एंजाइम जो है वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि लेमन क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एप्पल स्लाइस के ऊपर, और लेमन का पीएच कम होता है, लेमन का पीएच क्या होता है, 1 या 2 के आसपास होता है। तो जब आप एप्पल स्लाइड के ऊपर लेमन को डालोगे तो ऑब्वियसली जो एप्पल का जो पीएच है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके चलते ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का कट डाउन कर दो, आप ऑक्सीजन पहुंचने ही मत दो वहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दोगे तो कैसे, जैसे कि मम्मियाँ क्या करती हैं, घर में पोटैटो को कट किया, वो आलू को कट किया, आलू को कट करने के बाद क्या करती है, पानी में डिप करके छोड़ देती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, क्यों, क्योंकि पानी में इसलिए डिप करती हैं ताकि उसके उनका कॉन्टेक्ट जो है ऑक्सीजन से ना हो पाए, तो उसमें भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मम्मी ने आलू कट किया, फिर 1-2 घंटे के लिए वो, अगर उन्हें थोड़ी देर में बनानी है सब्जी, तो वो पानी में डिप करके उनको छोड़ देती है, फिर 1-2 घंटे बाद निकाल करके तो सब्जी बना लेती है। तो वहाँ भी आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपने एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन को कांटेक्ट फूड के साथ करने ही नहीं दिया, आपने पानी में डिप कर दिया ना, पानी में डिप कर दिया तो ऑक्सीजन जो है उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा आपके फूड आइटम से, ठीक है। ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग में क्या होता है, ब्लांचिंग एक मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, गर्म पानी में, ठीक है, पानी बॉईल किया, ठीक है, बॉईल करने के बाद हमने जो भी फूड पे हमें ब्लांचिंग करनी होती है, जैसे स्पिनच पे कर सकते हो, पालक पे आप कर सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे कर सकते हो, टमाटर पे की जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस गर्म पानी में 2 मिनट के लिए गैस बंद करके 2 मिनट के लिए उसमें जो भी फूड आइटम है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हम फूड आइटम को छोड़ते हैं तो उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो उसको ख़राब नहीं कर पाएंगे फूड को। तो हमने क्या किया, पानी गर्म किया, बॉईल किया, फिर उसके बाद उसमें जब वो बॉईल हो गया तो गैस बंद करके 2 मिनट के लिए जिस भी फूड आइटम को हमें ब्लांच करना है हमने उसके अंदर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, और फिर उसे एकदम से ठंडे पानी में रखा, उस पानी को, फूड आइटम को गर्म पानी से निकाल के एकदम से ठंडे पानी में रख दिया, तो उसकी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट विद एंटीऑक्सीडेंट, जो भी हमने देखा था, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ आप काम करोगे, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंटी है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो कुछ आइटम्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है, तो जब हम विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, तो जब हम उसको फूड आइटम के ऊपर छिड़क देंगे तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट जो है हमारे फूड आइटम के साथ होने नहीं देगा, जिसके चलते क्या है, उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ट्रीटिंग विद चिलेटिंग एजेंट्स, एंजाइम्स को काम करने के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है, तो चिलेटिंग एजेंट जो है कॉपर को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ट्रीटिंग विद चिलेटिंग एजेंट्स में क्या है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ चिलेटिंग एजेंट्स को, चिलेटिंग एजेंट्स मैंने आपको क्या बताए थे, शायद अभी बताया नहीं है, इसमें चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं
आपके फूड आइटम में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं या फिर आप मेटल्स होते हैं वो हमारे फूड आइटम में घूमते रहते हैं, ठीक है। मेटल्स वगैरह हमारे फूड आइटम में रहते हैं। तो हम क्या, और ये मेटल जैसे कॉपर हो गया, ये फूड को ख़राब करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके कॉपर से फूड जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कुछ चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं एक तरीके से चुंबक, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वो चिलेटिंग एजेंट्स को, कॉपर के लिए जो चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है, मैग्नेट की तरह जो काम करेगा, अगर हम इस चिलेटिंग एजेंट्स को अपने फूड आइटम में डाल दें तो वो जितना भी कॉपर है उससे चिपक जाएगा और ये कॉपर को अपने साथ बाइंड कर लेगा और वो कॉपर जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसके चलते हमारा फूड जो है वो ख़राब नहीं होगा। अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिलेटिंग एजेंट्स कॉपर को बाइंड कर सकता है, तो इससे वो जो है ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में क्या है, आपको फ्रीज में डाल दो, आप अपने रेफ्रिजरेटर में डाल दो, तो उसमें क्या होगा, अगर जो वाटर है वो फ्रोज़न में आ जाएगा। जो भी हमारा फूड है, जैसे एप्पल है, एप्पल को अपने फ्रीजर में डाल दे तो उसका जो वाटर है वो सारा बर्फ जम जाएगा, जिससे कि क्या होगा, एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो एंजाइम तभी एक्टिविटी कर पाएगा जब उसे वाटर मिलेगा, जब वाटर ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है हमारा रीज़न ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में क्या क्या हमारे जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखने को मिलती है, उसके क्या क्या कारण है। तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर रही है फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ, एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं और काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या हैं, इनके चलते हमारा जो फूड आइटम है मेन ख़राब होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए अलग से लिखा है। ऑक्सीजन है, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या थे, डोपा, ठीक है, जो भी हमने देखा था। फिनोलेज है, फिर से जो डोपा वगैरह बन रहा है, ये सब फिनोलिक कंपाउंड्स के अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे जो फूड है उसमें क्या करें, जो भी हमारा फूड आइटम है या जो हमारा फ्रूट्स है उसके अंदर क्या करती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन लाने का काम करती हैं, ठीक है। चलो ये क्या था, ये जो आज हमने पढ़ा ये वाला टॉपिक है आपका एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें ये शायद हमारा छूट गया था, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हमारा क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हमारा ये तो हो गया था ना, फिनोल रिएक्शन में, ठीक है। ये आपका फिनोल्स हैं, ठीक है। फिनोल्स हमारे क्या होते हैं, ये आपका फिनोल्स का वो है, ठीक है, क्या फॉर्मूला, ठीक है। फिनोल्स में क्या पाया जाता है, हमारा फिनोल्स के साथ हमारा ऑक्सीजन और जो फूड में कॉपर पाया जा रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, डोपा बनाते हैं, जो भी हमने पीछे देखा था। और ये क्या है, ये आपका डोपा क्वानीन है, ठीक है। और ये आपका मेलानिन बन गया, ये रिएक्शन है इसकी, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसकी रिएक्शन है। क्या क्या रिएक्शन है, सबसे पहले फिनोल्स हैं, फिर है पॉलीफिनोल्स बने आपके पीपीओ, फिर ब्राउन कलर आ गया आपका, ठीक है। तो पॉलीफिनोल्स क्या है आपके, डोपा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, तो सबसे पहले फिनोल्स हो गए, फिर ऑक्सीजन और कॉपर ने मिलकर के क्या किया, फिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। इन एंजाइम्स के चलते आपका डोपा बना, डोपा के बाद डोपा क्वानीन है ये, और फिर मिलानिन बन गया, ठीक है। मिलानिन क्या है, ब्राउन पिगमेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपके कहते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। यही वाली रिएक्शन जो पीछे लिखी है, यही वाली ये थोड़ा केमिकल उसमें उसके केमिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं और मुझे आप बताते नहीं हो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे बताया भी करो, मैसेज किया करो कि कुछ समझ में आया है या कुछ नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, देखो क्लोरोफिल से ही हमारा पता चल रहा है। क्लोरोफिल का मतलब क्या है आपका, क्लोरोफिल का मतलब है जो आपके जनरली किस में पाए जा रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स में। क्लोरोफिल हमारा प्लांट्स में पाया जाएगा, तो ये किस में होगा, ये आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी या जो भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड है जनरली उसमें आपको ये देखने को मिलेगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो उसमें ही हमारा, अब क्लोरोफिल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके फूड में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, वो डिग्रेड हो रहा है, वो टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल लूँ, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ ले रही हूँ, जैसे पालक खाया, तो पालक में कहीं ना कहीं तो क्लोरोफिल पाया जाएगा ना, उनकी पालक की सारी सेल्स के अंदर, तो वही जब क्लोरोफिल टूटने लगता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है हमारा, क्लोरोफिल आपको पता ही है सेल्स के अंदर पाया जाता है। कौन से सेल्स के अंदर, जो हमारी प्लांट सेल्स होती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसी के चलते जो प्लांट है हमारे क्या लगते हैं, क्लोरोफिल के चलते ग्रीन कलर के लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पिगमेंट है, क्या है ये, एक कलर पिगमेंट है। तो इसके चलते हमारा क्या आता है,
ब्राइट ग्रीन कलर हमारे प्लांट का होता है, ठीक है। ये सेंटर में मेटल और इसके क्लोरोफिल के सेंटर में क्या पाया जाता है, जो हमारी सेल है, सेल के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल के सेंटर में क्या पाया जाएगा, एक मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, Mg आयन, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन जो पाया जाता है ये क्या है, जब हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है, यानी कि जब कुकिंग करोगे तो ये डिस्टर्ब होने लगेगा, टूटने लगेगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, ब्राउन कोई और कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन कलर का कलर जो है और भी अलग टाइप का कलर जो है जब आप कुकिंग करते हो, इसीलिए जब आप पालक को कुक करते हो तो वो एक अलग तरीके का ऑलिव ग्रीन कलर देता है, ठीक है, ऑलिव कलर देता है वो। तो ये किसके चलते देता है, ये अनस्टेबल है क्योंकि हमारा मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये जैसे ये है आपका क्लोरोफिल का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर पीछे देखो ये क्या लगा हुआ है, ये आपका मैग्नीशियम आयन लगा हुआ है, ठीक है। जब हम इसे कुक करेंगे तो क्या होगा, कुक करने के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से ये टूट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये टूटेगा। और ये, ठीक है, ये है आपका ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पूरा फॉर्मूला है। और इसमें ये आपका मैग्नीशियम आयन जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हम कुक करते हैं, ठीक है, कुक कर रहे हैं हम इसे, तो क्या होगा, ये आपका टूटने लगेगा, मैग्नीशियम आयन जो है टूट करके यहाँ देखो प्लस करके ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसका यहाँ पे ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये पूरा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को जब आप कुक करोगे तो इसका मैग्नीशियम आयन जो है अलग हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो मैग्नीशियम आयन टूट जाता है इसमें। तो कुकिंग के दौरान जो स्ट्रक्चर में है बदलाव आते हैं, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब भी आप पालक को पकाओगे तो उसका स्ट्रक्चर में ये बदलाव आएगा, उसके अंदर का जो ये है आपका क्लोरोफिल जो है वो टूट करके मैग्नीशियम आयन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, रंग में बदलाव आते हैं। इसके चलते हमें किस में देखने को मिलेगा, कलर में देखने को मिलेगा, चेंज कलर में देखने को मिलेगा। जो अभी तक सुंदर ग्रीन से कलर की थी वेजिटेबल, पकने के बाद वो अलग सा डल सा ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है, जिसे ऑलिव कलर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम पालक है, ठीक है, पालक जो हमारा स्पिनिच होता है, जब उसको पकाते हैं तो बॉईल करते हैं तो उसमें से क्लोरोफिल जो है, ये वाला जो क्लोरोफिल है ये इस तरीके से डिग्रेड होकर अलग हो जाएगा, ठीक है। जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नया कलर देखने को मिलेगा, जो कौन सा कलर होगा, डल ग्रीन कलर होगा, और फिर आगे जाकर के ब्राउन कलर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें ये चेंजेस और पकाओगे तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेजिटेबल को जब हम कुक करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जैसे कि यहाँ भी देखो आप, ये है ना 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो जब वेजिटेबल को कुक कर रहे हैं हम तो उसमें क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है, उसमें एसिड ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो उसमें एसिडिक मीडियम बनाएगा वो हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसके चलते क्लोरोफिल और भी ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्लोरोफिल को टूटने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्लोरोफिल और भी ज़्यादा टूटेगा, ठीक है। अब समझ में आया इतना। तो जब हम कुकिंग कर रहे हैं, किसको, हमने कुकर में पालक बनाया है, ठीक है। पालक को जब हम कुक कर रहे हैं तो उसको हमने ढक करके जब कुक किया है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी टूट रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन टूट रहे, हमने वो ढका हुआ है तो हाइड्रोजन आयन निकल तो पा नहीं रहे, अंदर ही अंदर टूट के वो और भी ज़्यादा एसिडिक मीडियम बना रहे हैं, जिससे क्लोरोफिल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका क्लोरोफिल ज़्यादा टूटेगा, जिससे कलर जो है और भी ज़्यादा डिग्रेड होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमने जो अभी ये देखा था, ये वाला फॉर्मूला जो हमने इसमें देखा था कि आपका जो है ये क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, ये पूरा क्लोरोफिल है। इसके साथ क्या है, 2H आयन जो है, उसका हाइड्रोजन आयन जो है वो मिल करके क्या बना रहे हैं, ये फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाला जो रीजन है, इसका मतलब मैग्नीशियम आयन तो हट गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो मैग्नीशियम आयन ये वाला है, ये तो टूट करके अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो H आयन है वो इसके साथ जुड़ जाता है मैग्नीशियम आयन की जगह, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन की जगह क्या जुड़ जाएगा, H आयन जुड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब H आयन जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, फियोफाइटिन बोलेंगे, फियोफाइटिन, ठीक है। यही फियोफाइटिन जो होता है ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर को चेंज करने में, ठीक है। ये फियोफाइटिन है, ठीक है, इसको बोल। तो जब हम क्लोरोफिल को हीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, रिमूव मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन जो है वो हट जाएगा, जिसके चलते फियोफाइटिन बनेगा। फियोफाइटिन बना तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा ब्राउन कलर के लिए, ठीक है, जो आगे जाके के ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उसे मिलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कुकिंग के चलते मिलते जाएंगे उसे, वही उतना ज़्यादा फियोफाइटिन जो है वो बनता जाएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम आयन हटते जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मेन रीजन इसमें है। तो फियोफाइटिनाइजेशन प्रोसेस हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फियोफाइटिनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम आयन की जगह H आयन जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ये मैग्नीशियम अलग हुआ ना,
मैग्नीशियम तो टूट के अलग हो गया, ठीक है, ये वाला, और इसकी जगह क्या ऐड हो गया, ये वाला H आयन इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इसी के चलते ये पूरा क्या बन गया है, फियोफाइटन बन गया है। इसी के चलते वो कलर क्या हो गया, उसका ब्राउन हो गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिग्रेडेशन। अब क्या क्या चीज़ें हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, क्लोरोफिल है, उसमें कलर के डिग्रेडेशन के लिए होती हैं, कलर के ख़राब होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो है हीट है, आप उबाल रहे हो उसको, ठीक है, गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट के चलते वो क्या होगा, आपका उसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे उसके स्ट्रक्चर में। किसके स्ट्रक्चर में, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। एसिड आपको उसको मिल रहा है, जब हीट कर रहे हैं तो उसको एसिड मिल रहा है, जिसके चलते जो pH जो है वो घटता जा रहा है उसका, ठीक है। तो इसके चलते भी क्या होगा, आपका जो आपका फियोफाइटिन है वो बनेगा, ठीक है। और लाइट और माइक्रोबियल एजेंट्स, इन सब के चलते आपके क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कलर डिग्रेडेशन के, ठीक है। अगर हमें कलर डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो कुकिंग है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो फियोफाइटिन वाला खूब आता है, ठीक है। ये फियोफाइटिन आपकी क्या है, आपके क्लोरोफिल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, तो एक तो ये खूब आता है। दूसरा ये आता है कि अगर हमें अपने उसमें जब हम कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बना रहे हैं तो हम किस तरीके से उसके कलर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो उसका एक सबसे सिंपल मेथड है कि आप जो कलर को ख़राब होने से बचा सकते हो, क्योंकि आप क्या करो, उसे बिना कवर करें, यानी कि जिस भी आप पैन में खाना पका रहे हो, अपना जो क्लोरोफिल वाला खाना पका रहे हो, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सब्जी बना रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, वो बिना ढके बनाना है। अगर आप उसे कवर नहीं करोगे तो जो भी उसका, जब आपने कवर नहीं किया तो इसके अंदर जो भी एसिड आयन है वो ऊपर निकलते जाएंगे, किसके साथ, स्टीम के साथ। तो इसके अंदर कम एसिड आयन होंगे तो कम क्लोरोफिल जो होगा वो डिग्रेड होगा, ठीक है। तो एक तो ये है, कुकिंग अनकवर्ड कर सकते हो आप। कवर्ड कुकिंग में एसिड वाष्प के साथ निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आपने ढक के बनाया है तो एसिड जो है वो निकल नहीं पाएगा, जिसके चलते क्या होगा, कलर डिग्रेड जो होगा वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कुकिंग अनकवर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, कुकिंग जो करनी है वो अनकवर्ड करनी है, ठीक है। फिर है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या है, इंक्रीज ब्राइट कलर, ठीक है। ब्लांचिंग आप कर सकते हो, मतलब कि आपने क्या किया है, ब्लांचिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपने पहले बॉईल किया, वाटर को गर्म किया, ठीक है, अच्छे से गर्म कर लिया, उसके अंदर आपने अपने जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है 2 या 3 मिनट के लिए उसके अंदर छोड़ दी, ठीक है। जब आपने वो 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दी, उसके बाद उसे ठंडे पानी में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्राइट कलर जो है इससे और बढ़ेगा। क्योंकि रॉ वेजिटेबल में क्या होते हैं, रॉ वेजिटेबल में एयर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, और ये कलर कम ब्राइट होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, एयर पॉकेट्स होते हैं और इसके चलते क्या होगा, कलर जो होगा कम ब्राइट हो जाएगा। तो ब्लांचिंग से क्या होगा, एयर पॉकेट जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। ब्लांचिंग आपने किया तो जो भी आपकी वेजिटेबल्स है उसमें जो छोटे एयर पॉकेट्स हमारे वेजिटेबल के अंदर हैं वो निकल जाएंगे, जिससे क्या देखने को मिलेगा, आपको अपनी वेजिटेबल में ब्राइट कलर देखने को मिलेगा, अच्छा कलर आपको अपनी वेजिटेबल में, पालक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम पालक में ये कर सकते हैं ब्लांचिंग वाली प्रोसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रॉ वेजिटेबल है उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसके चलते आपको कलर कम ब्राइट होता है, डल कलर आपको दिखाई देता है आपके वेजिटेबल का। अगर आप ब्लांचिंग कर लोगे तो वो एयर पॉकेट निकल जाएंगे, जिसके चलते आपको क्या होगा, एयर पॉकेट मतलब जैसे ही मान लो ये आपकी लीफ है तो इसके अंदर छोटे छोटे से ना पॉकेट्स होते हैं, जैसे हमने ढोकला देखा है ना, ढोकले में होते हैं एयर पॉकेट्स, उसके बड़े होते हैं, पर वेजिटेबल या फ्रूट्स में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसके चलते उनका डल कलर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है आपका एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट्स को अगर ऐड कर रहे हो तो इससे क्या होगा, एसिडिटी घट जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, एल्कलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है। एल्कलाइन क्या हो गए, मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर पीएच है, इससे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो वो एल्कलाइन में आएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ जाओगे तो किस में आएगा, एसिडिक में आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पुराने चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब अगर मान लो नींबू, तो नींबू क्या है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक होता है, ठीक है। वाटर आपका न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो मीडियम एल्कलाइन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर एल्कलाइन देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी एल्कलाइन भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो सोडियम, ये जो आपका ये वाला है बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट, ये क्या है, ये एल्कलाइन होते हैं। तो एल्कलाइन अगर आपने उसका एल्कलाइन मीडियम दे दिया तो एसिडिटी अपने आप ही घट जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका जो कलर है वो प्रिवेंट रहेगा, ठीक है, बचा रहेगा। फियोफाइटिन की प्रोसेस उतनी नहीं होगी, मतलब आपको क्या कर देना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो रहा था ना, तो एसिडिक को होने ही नहीं देना। तो आपने जैसे ये वाली प्रोसेस है, यहाँ पे आपका एसिड, मान लो ये वाली जो रिएक्शन थी,
ये वाली जो रिएक्शन थी, ठीक है, अगर यहाँ पे एसिड आयन हो ही ना, ठीक है, आपके दे दो यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम दे दो, ठीक है, तो ये यहाँ पे टूटेगा ही नहीं और ये फियोफाइटिन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम का होता है, तो डिक्रीज एसिडिटी, इससे क्या होगा, एसिडिटी घट जाएगी, जिससे कलर जो है प्रिवेंट रहेगा, फियोफाइटिनाइजेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं, तो ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। और सॉल्ट है, सॉल्ट भी क्या करता है आपको, अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो ये भी आपका क्या करेगा, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन को घटाता है, ठीक है। सॉल्ट अगर आप ऐड कर रहे हो, नमक डाल के खाना पका रहे हो, तो जनरली हम खाते ही हैं, तो इससे भी क्या होगा आपका डिक्रीज क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, ठीक है, इससे भी फियोफाइटिन जो है वो आपका कम बनेगा और क्लोरोफिल डिग्रेडेशन कम होगा, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये वाला क्या था आपका, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन आज हमने पढ़ा, और इसके साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, ऑल्टरेशन अकरिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसमें दो तो ये हो गई, ठीक है। कौन कौन सी हो गई हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, एक तो पीएच हो गया, ठीक है, पीएच आपका हो रहा था, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आपको देखने की मिल रही थी, ठीक है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग वाला हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑल्ट्रेशन अकर्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में जो ऑल्ट्रेशन, जो बदलाव आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल्ट्रेशन अकरिंग इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब भी हम मिल्क को बॉईल करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। तो अगर बॉईल जो मिल्क है, मिल्क के मिनरल्स अलग अलग कंपाउंड्स के साथ बाउंड होकर सॉल्ट बनाने लगते हैं, ठीक है। जब हम बॉईल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो अलग अलग कंपाउंड के साथ मिलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है, सॉल्ट प्रिसिपिटेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, जो हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने देखा था ना, प्रोटीन कोएगुलेट हो रहा था, ठीक है। तो प्रोटीन भी टूट करके क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, जिसे हमने क्या देखा था, पनीर जो बनता है, ठीक है। तो एक तो ये होता है, एक तो सॉल्ट प्रिसिपिटेशन होता है, ठीक है, सॉल्ट आपस में रिएक्शंस करने लगते हैं, ठीक है, जो आपके मिनरल्स हैं आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट्स बना लेते हैं। ये सॉल्ट नमक वाला नहीं है, ये आपके मिनरल्स के ही कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नमक वाला सॉल्ट नहीं है, कुछ मिनरल्स के कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनको भी सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाने लगेंगे, आपके सॉल्ट प्रिसिपिटेशन बनाने लगते हैं। दूसरा है आपका प्रोटीन डीनेचर होने लगता है। प्रोटीन डीनेचर का मतलब क्या है, जो हमने उसमें देखा था कि हमारा जब हम क्या करते हैं, दूध को बॉईल किया, मिल्क को बॉईल किया, उसके अंदर हमने उसे एसिडिक मीडियम दिया, क्या क्या कर देंगे, नींबू डाल देंगे उसके अंदर। तो एसिडिक मीडियम डालने से क्या होता है, दूध जो है वो फट जाता है, फटता है ना दूध, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो रहा है। जो दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। जब वो केसिन प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा से क्या होता है, कोएगुलेट होता है और क्या बना देता है, पनीर बना देता है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था मिल्क वाला, ठीक है। इसमें फिर है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या है, ऑटोक्लेविंग में का मतलब ये है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, दूध को उबालते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड में दूध को गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम माइक्रोबियल ग्रोथ आपको डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है माइक्रोब्स की खत्म हो जाती है, जो उसके अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं ना। आपने देखा होगा, अगर मिल्क को हम बॉईल ना करें, उसे रख दें, ठीक है, जो दूध हमारे पास आता है उसे हमने एक दिन बॉईल नहीं किया, रख दे, तो एक ही दिन में वो जो दूध होगा वो पूरा जम जाएगा। क्यों जमता क्यों है, उसमें कडलिंग देखने को मिलेगी। कडलिंग का मतलब क्या है, जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो ग्रो कर जाएंगे, जिससे वो मिल्क जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मिल्क को आते ही हमें क्या करना पड़ता है, बॉईल करना होता है, ठीक है। तो ब्राउनिंग ऑफ मिल्क, अब ऑटोक्लेविंग में क्या है आपका, 121 डिग्री में आपका क्या होगा, मैक्सिमम माइक्रोबियल ग्रोथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपका ब्राउनिंग ऑफ मिल्क देखने को मिलेगा। ये हमने दिखा था मिलार्ड रिएक्शन में, ठीक है। मिलार्ड रिएक्शन पढ़ी थी हमने जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें मिलार्ड रिएक्शन के चलते क्या होता है, मिल्क में ब्राउनिंग देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो केसिन प्रोटीन होता है, जो शुगर होती है उसके अंदर की मिल्क की, जो लैक्टोज होती है, वो क्या करती है, आपस में रिएक्शन कर देती है, जिसके चलते उसमें क्या देखने को मिलता है, ब्राउनिंग देखने को मिलती है आपको, जिसे हम खोया भी बोलते हैं, ठीक है। खोया भी बोलते हैं हम, उसी से खोए से हम चीज़ें बनाते हैं ना, वो क्यों होती है, क्यों खोया क्यों बन जाता है मिल्क का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो आपका ब्राउन कलर कहाँ से आता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका केसिन प्रोटीन है, जो शुगर है, वो क्या करता है, बॉईल करने पे, उसे बॉईल करते जाओगे तो आपस में रिएक्शन करने लगता है। रिएक्शन करने के साथ क्या बन जाता है, वो आपका खोया बन जाता है। तो ये ब्राउनिंग ऑफ मिल्क वही वाला है। दूध का हम बहुत अच्छे से एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे तो चेंज इन फ्लेवर, तो आपके जो फ्लेवर है उसमें बदलाव आने लगता है ना, अलग से फ्लेवर हो जाता है दूध का, ड्यू टू द क्या है, सल्फाहाइड्रिल रिएक्शन, ठीक है। सल्फाहाइड्रिल रिएक्शन के चलते क्या होता है, सल्फाहाइड्रिल रिएक्शन है ये, SU
SLFHYDRRYLS, ठीक है, सल्फाइड्रिल रिएक्शन। वे प्रोटीन में सल्फाइड बॉन्ड वाला अमीनो एसिड सिस्टीन पाया जाता है, ठीक है। तो यही जो अमीनो एसिड है सिस्टीन वाला, ये रिएक्शन कर देता है सल्फाहाइड्रिल रिएक्शन, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, आपकी जो मिल्क है जब हम बहुत टेम्परेचर तक उसको क्या करेंगे, उबालते रहेंगे, बॉईल करते रहेंगे, तो उसको उसमें चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो ये आपका ये एक चीज़ है। अब इसमें ऑटोक्लेविंग है, उबालते रहो तो आपको ब्राउनिंग देखने को मिलेगी और उसके फ्लेवर में चेंज आने लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्लेवर में चेंज क्यों आएगा? क्योंकि उसमें एक वे प्रोटीन में सल्फाइड बॉन्ड वाला अमीनो एसिड सिस्टीन पाया जाता है। सिस्टीन में क्या होता है, सल्फाइड बॉन्ड लगा हुआ होता है। सल्फर, ये जो सल्फर है, ये सल्फर क्या कहता है, सल्फाहाइड्रिल रिएक्शन देता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्क्रॉचिंग ऑफ मिल्क। स्क्रॉचिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, आपका लगातार हीट करने पे वे प्रोटीन जो है कोगुलेट हो जाता है ऑन द बॉटम ऑफ पैन, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप मिल्क को बहुत लंबे समय तक जलाते रहोगे तो आपका जो पैन है, ठीक है, जब आप जिस भगोने में आप कर रहे हो उसके नीचे क्या होगा, कुछ जम जाता है मिल्क जो है वो जमना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रॉचिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ भी जम सकता है, वो यहाँ भी जम सकता है, ठीक है, और यहाँ भी पैन के चारों तरफ वो जमना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों जमता है, लगातार हीट करके जो हमारा वे प्रोटीन है वो कोगुलेशन ऑन द बॉटम ऑफ द पैन, तो ब्राउन कलर का जम जाता है, नॉट इन केसिन प्रोटीन। ये जो आपका स्क्रॉचिंग है ये आपका वे प्रोटीन में होता है, ठीक है। हमने बताया था ना मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। तो ये वाली जो ब्राउनिंग हो रही है, ठीक है, ये तो केसिन प्रोटीन में हो रही है, ठीक है। ये वाली स्क्रॉचिंग किस में होती है, वे प्रोटीन में होती है, ठीक है। तो और पनीर भी किस में होता है, पनीर भी आपका केसिन प्रोटीन में होता है, ठीक है। स्क्रॉचिंग किस में होगा, आपका वे प्रोटीन में होगा। तो आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में। वे प्रोटीन जो है कोगुलेट ऑन द बॉटम ऑफ पैन, ठीक है, पैन के जो ये है यहाँ पे जमा होने लगता है वो, ठीक है। तो इससे ये केसिन प्रोटीन में नहीं होता है, किस में होता है, ये वे प्रोटीन में होता है, ठीक है। ब्राउन कलर का आपको नीचे जमा होना दिखाई देता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया स्क्रॉचिंग में। इसके बाद है होमोजेनाइजेशन। देखो ये है स्क्रॉच, ठीक है, ये देखो अब नीचे जम रहा है ना ये, ठीक है, इस तरीके का हो जाता है। मिल्क को जब हम बहुत तेज़ गर्म करते रहते हैं तो इस तरीके से जम करके नीचे ये इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। इसी को क्या ब्राउनिंग आपको देखने को मिलेगी, नीचे नीचे ब्राउन होकर ये जम जाएगा। और ये किस में होता है, ये आपका वे प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो ये वाला जो देखने को मिलेगा ये वे प्रोटीन में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं स्क्रॉचिंग, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब जलाया जाता है तो लास्ट में सब काला और ब्राउन सा आपका जो मटीरियल मिलता है वो किस में दिखता है, वो आपका होता है वे प्रोटीन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन हम किस में करते हैं, मिल्क में करते हैं। तो इस तरीके की वहाँ पे एक मशीन होती है जिसमें क्या लगी हुई होती है, छोटी छोटी छन्नियाँ लगी हुई होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस छन्नी में से अपने मिल्क को निकालते हैं, ठीक है। तो जब वो निकालते हैं तो छन्नी में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जो आपका फैट है ना वो इस तरीके का और भी छोटा छोटा टूट जाएगा, आपके मिल्क का फैट जो आपके, ये देखो जैसे ये यहाँ पे है तो इसमें फैट जो है वो बड़ा है। तो लेकिन जब हम इसे उस छन्नी में से गुजारेंगे फोर्सफुली तो उसके जो फैट्स हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे बूंदों में और भी छोटे छोटे बूंदों में टूट जाएंगे। जब बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हो जाएंगे तो आपस में जमेंगे नहीं, तो इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे फैट को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करने के लिए एक स्मॉल अपर्चर्स लगे हुए होते हैं, मतलब एक छोटी छोटी सी मशीन्स होती हैं। मशीन्स के अंदर क्या है, छन्नियाँ हैं, छन्नी में ना बहुत छोटे छोटे से छेद हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होल है। तो जब हम फोर्सफुली मिल्क को इन होल्स में से निकालते हैं तो इसके अंदर की जो फैट की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं वो किस में टूट जाती हैं, वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती हैं और पूरे मिल्क में, ठीक है, इवनली डिस्पर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो पूरे मिल्क के अंदर डिस्पर्स रहेंगी, वो ऊपर मलाई के रूप में जमा नहीं होंगी, ठीक है। तो वो क्या होंगी, आपकी इस तरीके से मिल्क के रूप में डिस्पर्स रहेंगी, ठीक है। तो वो जमा नहीं होती ऊपर। जैसे आप देखो हम लोग जो फ्रिज में अपना मिल्क रखते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक मलाई की फैट की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये इतने अच्छे से डिस्पर्स हो जाएंगी ये कि वापस ये मिल करके एक साथ जम करके ऊपर नहीं बैठेंगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो इसको होमोजेनाइजेशन मिल्क मिलते हैं, होमोजेनाइज्ड। इसमें आपकी फैट जो है कभी भी आपका एक साथ मिक्स होकर के मोटी लेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो होमोजेनाइज्ड मिल्क में क्या होता है, आपका 0.5 से लेकर 20 माइक्रो एम डायामीटर की स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। बहुत छोटा होल है ये, ठीक है। उस होल में से क्या होगा, मिल्क को निकालोगे
फोर्सफुली। तो जो मिल्क की जो फैट जो लेयर है, ठीक है, वो जो फैट्स हैं उनके अंदर बड़े अणु जो है फैट के, वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, फिर वो मॉलिक्यूल जो है पूरे मिल्क में इवनली डिस्पर्स रहेंगे। तो वो हमें पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा कि फैट जो है उसमें अलग हो रहा है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, वही फैट उसमें रहेगा लेकिन वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमें वो फैट जो है, फैट की लेयर अलग नहीं होगी, तो होमोजेनाइज्ड मिल्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फैट को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करते हैं स्मॉल अपर्चर्स में से, जिसको हम 0.1 और से 20 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो कई बार आता है एग्जाम में कि होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस हम किस में करते हैं, मिल्क में करते हैं, ताकि जो फैट है वो उसका इकट्ठा ना हो और फैट जो है आपका जो भी मलाई है, जो मिल्क का जो फैट है वो मिल्क के अंदर इवनली डिस्पर्स है, बिल्कुल फैला रहे अच्छे से, ठीक है। तो हमें अलग से वो दिखाई ना दे, ठीक है, इसलिए हम होमोजेनाइजेशन करते हैं। तो अभी हमने जो पढ़े हैं ये चीज़ें, आज हमने जो फूड में होने वाले चेंजेस के बारे में कुछ पढ़ा। तो हमने देखा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में चेंजेस होती है उसमें मिलार रिएक्शन देखने को मिलती है। फिर हमने देखा क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होगा क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, जिसके चलते फियोफाइटिन बनेगा, ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने होमोजेनाइजेशन पे बात की है, ठीक है। तो ये आपका, फिर हमने मिल्क में देखा कि मिल्क में क्या क्या बदलाव आपके आते हैं। तो स्क्रॉचिंग ऑफ मिल्क एग्जाम में आता है, हीटिंग करने से आपको ब्राउनिंग देखने को मिलेगी, मिलार रिएक्शन देखने को मिलेगी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोटीन वाला चैप्टर और कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ा था। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।